सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर थर्ड वीडियो है ये हमारी। और आज इसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट, कंप्लीट वीडियो 3 वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री मैंने कराई है। देखते हैं आज की वीडियो कितनी लेंथी रहती है। बाकी 2 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप ज़रूर उसको देखें। एंड इंग्लिश में है ये। हिंदी में अगर आपको ये टॉपिक्स करने हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आज मैं लिंक जो है वो पोस्ट पर शेयर कर देंगे और साथ में उसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे इंडियन हिस्ट्री की अलग से। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों की हेल्प जो है वो की जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऐसे आपके पास पेजेस जो हैं वो आते जाएंगे। अराउंड 25 पेजेस हैं। बट येस 25 पेजेस, कल 17 पेजेस थे और आई थिंक उससे पहले कुछ 5 या 6 पेजेस थे। आपकी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, राजा राम मोहन रॉय 22 मई 1772 जन्म होता है राधा नगर बर्धमान के अंदर। फादर रामाकांत रॉय थे। माता जो थी वो तारिणी देवी थी। हो सकता है एक तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी जो मदद है वो हम एआई की भी लेते हैं। तो अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो मैं खुद जब उसको पढ़ती हूँ या फिर जब उसको देखते हैं तो फिर वो हम अपडेट भी कर देते हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस इनका नाम है ना। इनको फादर कहा जाता है इंडियन रिनाइसेंस का, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये ब्रिज थे बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। फादर ऑफ बंगाल रिनाइसेंस एंड पैनियर ऑफ जर्नलिज्म। तो अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, हम भी सीख ही रहे हैं। तो ये टाइटल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं इनकी? आत्मीय सभा है 1814 के अंदर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है 1822 में, वेदांता कॉलेज है 1825 में, ब्रह्मो समाज है 20 अगस्त 1828, कैलकटा हिंदू कॉलेज 1817। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाया जाए, सारे फैक्ट्स हैं, याद करने हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस आप ध्यान रखेंगे, ABVBC, ठीक है, किसी भी तरीके से आप याद रखिए। हालांकि जो C है वो पहले आ जाएगा तो आप ऐसे याद रखिए ACBVB, ठीक है। A से आत्मीय सभा 14 में, C से कैलकटा हिंदू कॉलेज 17 के अंदर, B से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1822 में, वेदांता कॉलेज 1825 में, ब्रह्मो समाज 20 अगस्त 1828। अब इनके न्यूज़पेपर इनके हैं संवाद बोलेंगे शायद, संवाद कौमुदी। कब, कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली में। मिरात उल अकबर पर्शियन। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि कल पढ़ा दिए गए थे एंड वो रिपीट भी होंगे, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तीनों वीडियोज़ अब कंप्लीट हैं और सब कुछ ऐड कर दिया गया है। ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में, बंगदूत हिंदी में, ठीक है। देखो, बंगदूत जो है वो नाम सुनने में ऐसे लगता है जैसे कि बांग्ला होगा, बट बांग्ला लैंग्वेज नहीं है, बंगाली लैंग्वेज नहीं है। बंगदूत हिंदी में है। संवाद कौमुदी बंगाली के अंदर है। मिरात उल अकबर पर्शियन के अंदर है। ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको टाइटल दिया था युगदूत, ठीक है, युगदूत, मैसेंजर ऑफ द एज, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। बुक्स हम इनकी देखें तो अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, कल भी हमने देखा था, सेम जो वर्ड्स हैं, सेम जो लाइन्स हैं वो आरबीएससी की बुक में भी लिखी हैं। तुहफत उल मुहाद्दिन, ठीक है, 1809 में। परसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखा था। रूल्स ऑफ हिंदू इनहेरिटेंस इनके द्वारा लिखी गई है। मंजर उल अद्यान इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो TPRM कैसे भी करके आप याद रखिए। देखिए, तुहफत और मंजर उल अद्यान ये दोनों थोड़ी एक जैसी हैं। परसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड रूल्स ऑफ हिंदू इनहेरिटेंस एक जैसे हैं। ये इनकी बुक्स के नाम हैं। ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि विडोज की रीमैरिज होनी चाहिए, इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये फैक्ट है कि आप सिर्फ, अब जैसे फॉर एग्जांपल है, आपको भी तो इंग्लिश ही समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप हमेशा इंग्लिश में पढ़े हो। तो इंग्लिश एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद है ना, एक की पूजा करिए। शक्ति, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, विमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कैपिटलिज्म यानी कि प्रॉफिट बेसिस पे लोग काम करें, परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, ह्यूमनिज्म का सपोर्ट करना है, ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम होनी चाहिए एंड इंटरनेशनलिज्म को भी ये सपोर्ट करते थे, यानी कि UN लीग ऑफ नेशंस को भी। हालांकि अभी वो कितना टूथलेस टाइगर है, वी विल नॉट गो ऑन दैट। किस चीज़ के ऑपोजिशन थे? कि सती प्रथा, एबोलिशन ऑफ सती इन्होंने किया भी था 1829 के अंदर, ठीक है। आइडियल वर्शिप की मूर्ति पूजा मत करो, चाइल्ड मैरिज की, बच्चे की शादी मत करिए, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब कुछ नहीं होता। पॉलिथिज्म, जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं
जो बहुदेववाद होता है उसके ये खिलाफ थे। तो अबॉलिशन ऑफ सती, सती अबॉलिश कब हुआ? 1829 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 17 ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बैन सती ऐसे याद रखिएगा। सपोर्ट इनका किन्होंने किया था? राधाकांत देव ने, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है धर्म सभा। 1821 में जब नेपल्स रिवॉल्यूशन हार गया था तो उसकी वजह से ये दुखी भी हुए थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। 1823 के अंदर इन्होंने एक पब्लिक फीस्ट एंजॉय किया कि स्पेनिश के अंदर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, तो सक्सेस के लिए इन्होंने सबके लिए एक तरीके से लाइक अ डिनर ऑर्गेनाइज किया। इरिश लैंडलॉर्ड्स को इन्होंने पूरी तरीके से कंडेम किया। जो एम्परर अकबर सेकंड थे उन्होंने इनको टाइटल दिया था राजा, और उन्होंने ही इनको इंग्लैंड भेजा था ताकि वो इंक्रीज कर सके पेंशन किसकी? ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ की। तो मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने इनको टाइटल दिया राजा एंड सेंट हिम टू इंग्लैंड टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की जो डेथ है वो इंग्लैंड के अंदर ब्रिस्टल के अंदर हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इरा इन इंडिया भी कहा जाता है। 1843 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई तो 10 साल बाद करीब, यानी कि 1843 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ब्रह्मो समाज की जो कमांड थी वो ले ली। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था, लेकिन अराउंड 8 ईयर्स के बाद 1865 में केशव चंद्र सेन को यहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि आई थिंक ये किसी छोटी बच्ची से शादी कर लेते हैं, तो इनको निकाल दिया जाता है और जो ब्रह्मो समाज है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ओरिजिनल थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर से ही लिंक थे, तो उनका तो बन जाता है आदि ब्रह्मो समाज, और जो केशव चंद्र सेन हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं और वो भी अपना एक अलग ब्रह्मो समाज की ब्रांच बना लेते हैं जिसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। 1872 के अंदर नेटिव मैरिज एक्ट आया। ठीक है, 18 जा 72, तो ऐसे याद रख लेना है ना, देखो कैसे भी याद रखना है बट रखना है। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, किसकी मदद से? केशव चंद्र सेन की मदद से ही, जिसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि मिनिमम मैरिज जो है वो बॉयज़ की 18 एंड गर्ल्स की 14 रहेगी। सेन ने देखो अंडर एज डॉटर के साथ शादी की थी, तो जिसकी वजह से फिर भारतीय जो ब्रह्मो समाज था वो भी स्प्लिट हो गया, क्योंकि खुद देखो हम एक ऐसा लॉ पास कर रहे हैं और फिर खुद ही उसको मीन्स सरपास कर दें, तो दिस इज़ रॉन्ग। 1878 में साधारण समाज की इस्टेब्लिशमेंट हुई। कुछ लीडर्स के नाम ध्यान रखने हैं: आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारका नाथ गांगुली एंड शिवनाथ शास्त्री। तो ये साधारण समाज से रिलेटेड थे। तो ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय। आई होप समझ में आए होंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर इंग्लिश में हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं तो हिंदी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। उसका लिंक बना दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और पोस्ट पर शेयर भी कर दी जाएगी। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, बस आपको डेली जो है वो थोड़ा सा लिंक रखना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हमारे सामने भी आता रहता है जो हम शेयर करते रहते हैं। तो आप अगर चैनल्स के साथ बने रहेंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, चलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, तंकार मोरवी गुजरात में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है, फादर इनकी अंबा शंकर, मदर जो थी वो यशोदा। पहले इनके गुरु थे पूर्णानंद जी, है ना, और दूसरे गुरु थे वृद्धानंद जी या फिर वृजानंद जी। इन्होंने कहा गेव नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास की नॉलेज दो, ऋग्वेद पर फोकस किया। स्लोगन इनका था बैक टू वेदास। ये भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि कर्मा बेस्ड वर्ण सिस्टम होना चाहिए, जैसे आप कर्म करते हैं उसके बेसिस पे होने चाहिए। मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं, विमेन एजुकेशन को, यज्ञ को, इंटरकास्ट मैरिज को, हिंदी को सपोर्ट करते हैं, विडोरी मैरिज को। और किसके खिलाफ है? एविटेरिज्म के खिलाफ है कि अवतार कुछ होता है ना, एविटेरिज्म नहीं, अवतार कुछ नहीं होता, आइडियल कुछ नहीं होते, मीन्स मूर्ति पूजा नहीं करें। देन कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जन्म के बेसिस पे कि आपका कहाँ जन्म हुआ है उसके बेसिस पे आपको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। रिलीजियस पिलग्रिमेजेस को इन्होंने अपोज किया। आज भी देखो, मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसका नेम के आगे आर्य भी लगता था, तो उनके घर में कोई भी मंदिर नहीं था। और जब हम बचपन में जैसे कभी उसके घर जाते भी थे तो हम बोलते थे कि तुम्हारा मंदिर कहाँ है, तो बोलते थे हमारे घर में मंदिर नहीं है। तो जो आर्य होते हैं वो आर्य समाज जो मानते हैं वो अपने
नाम के पीछे आर्य लगाते हैं और उनके घर में मूर्ति नहीं मिलती है, जो उसको बिल्कुल मीन्स डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। तो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ये लोग कम मानते हैं। पॉलीगैमी है, यानी कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ जो है, मतलब ये नहीं कि जानबूझकर करें, बट हाँ जैसे रीमैरिज कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज के और पॉलीगैमी के ये अपोजिट थे, पॉलीगैमी के, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, पॉलीगैमी के ये अपोजिट थे, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि राजा है उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। रीमैरिज होनी चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन के ये खिलाफ थे, ये हिंदी को सपोर्ट करते थे, जबकि इंग्लिश एजुकेशन को राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट करते थे। 1875 में आर्य समाज, 1877 में लाहौर में, 1878 में दिल्ली में, 1882 में इन्होंने काउ प्रोटेक्शन सभा भी फाउंड की थी। बुक्स इनकी देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आप देखोगे तो हिंदी में है, 1874 में केशव चंद्र सेन ने इनको आइडियाज़ दिए और इन्होंने अपने आइडियाज़ हिंदी में लिखे, उदयपुर में लिखी गई थी, अजमेर में पब्लिश हुई थी। पाखंड खानदान, अद्वैतवाद खानदान, ठीक है, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि, तो ये इनकी कुछ बुक्स का नाम है। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया कि वापस हिंदुओं को जो है वो हिंदू ही बनाएंगे जिनको क्रिश्चियन बना दिया गया है। वैलेंटीन शिरोल ने भी एक बुक लिखी, और इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती जी ने स्व का कॉन्सेप्ट दिया है ना, स्व मीन्स कि अपने आप, सेल्फ रूल होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, खुद का रिलीजन होना चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए, खुद की कंट्री होनी चाहिए, स्वदेशी, खुद की भाषा, स्वभाषा। वो पहले थे जिन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ किए। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो जहर दे देती है, नाम था उसका नन्ही बाई। तो फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। आर्य समाज एजुकेशन 2 स्ट्रीम्स में प्रोवाइड करता है, एक तो वेस्टर्न एजुकेशन में, एक वैदिक एजुकेशन में। वेस्टर्न एजुकेशन के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो दोनों लाला है ना, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आज भी हैं, स्कूल्स भी हैं। वैदिक एजुकेशन को देखो, वैदिक में राम राम है, ठीक है, तो मुंशी राम, लेख राम, तो ये वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। और गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के अंदर है भी। इनका क्या कहना था कि गुड गवर्नेंस कैन नेवर बी बेटर देन सेल्फ गवर्नेंस। देखो, एक तो मैं अपना काम खुद करूं, एक कोई मुझसे कुछ कह के करवाए, तो अगर मैं खुद करूंगी तो शायद मैं सीखूंगी भी। तो ये कहते थे कि गुड गवर्नेंस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता सेल्फ गवर्नेंस से वर्स्ट रूल भी जो होता है वो अच्छा होता है। किसी कोई और आपको कंट्रोल करे उससे अच्छा है कि आप अपनी कंट्री में चाहे तो बुरे ही बुरे लोगों से रूल करवाएं, लेकिन दूसरे देश विदेशी को ना लेकर आए। एनी बेसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। इनको नॉर्थ इंडिया का हिंदू लुथर भी कहा जाता था, जैसे मार्टिन लूथर किंग थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। देन कम्स स्वामी विवेकानंद। देखिए, दयानंद सरस्वती का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1824 में हुआ था, और 9 साल बाद 1833 में जो जन्म होगा वो किसका होगा? स्वामी विवेकानंद का। रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी था। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी ऑफ दक्षिणेश्वर। रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करके नरेंद्र जो नाथ दत्त थे उनका नाम बदलकर विविदिशानंद रख दिया था, ठीक है, विविदिशानंद रख दिया था। बाद में जो खेतड़ी झुंझुनू के जो महाराजा अजीत सिंह हैं उनके कहने पर जो नाम है वो खुद ही अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया। और जो अजीत सिंह थे खेतड़ी के, उन्होंने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था कि आप शिकागो जाइए जहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी। फिर इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में पार्टिसिपेट भी किया, जहाँ पे इन्होंने इंडियन कल्चर को एंड सबके साथ मिक्स करने की बात भी कही थी। मिक्स करने की बात मीन्स कि अपने यहाँ पर फोकस किया था इन्होंने। 1896 में वेदांता सोसाइटी, याद रखिएगा, वेदांता कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने फाइंड किया है, लेकिन 1896 में वेदांता सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने, विवेकानंद वेदांता ऐसे याद रह जाएगा। 5 में
1897, आज 6 मई है यानी कि कल वाले दिन, तो 5 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया एंड जो अल्मोड़ा का जो ऑफिस है उसको इन्होंने रामकृष्ण मिशन का ऑफिस भी बनाया। आई होप समझ में आ गया होगा। न्यूज़पेपर इनके ध्यान रखेंगे, एक तो है प्रबुद्ध भारत, ठीक है, और एक है उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में है, उद्बोधन बंगाली में है, ठीक है। प्रबुद्ध उद्बोधन, ध ध ध ध ध ध, ठीक है, ऐसे कैसे भी करके याद रखो। बुक्स इनकी देखो योग से कितनी सारी रिलेटेड है, जन योग, कर्म योग, राजयोग, आई एम अ सोशलिस्ट, ठीक है, न्यू हिंदुइज्म, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी कुछ बुक्स के नाम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। प्रिंसिपल्स इनके देखिए, ये कहते थे कि वैदिक प्रिंसिपल्स पे विश्वास रखें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, पॉलीथिज्म को सपोर्ट नहीं, पॉलीथिज्म को करते थे, पॉलीगैमी को नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनको ये कहा है कि ये तो स्पिरिचुअल फादर हैं मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट के। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि अगर कोई इंडिया को समझना चाहता है तो वो विवेकानंद जी को समझे। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि इंडिया की जितनी भी होप है वो मासेस में है, यानी कि लोगों में है। अपर क्लास तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, मोरली भी फिजिकली भी। इंडिया को दोबारा से उठना होगा और पूरे संसार को जीतना होगा। स्टॉर्मी हिंदू, अमेरिका में हिंदू नेपोलियन, न्यू हिंदुइज्म के प्रोपोनेंट, एंड डेथ इनकी कब हुई, 4 जुलाई 1902 को। जो भी आप सुन रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठें। आपको लगता है कि ये पॉइंट हम भूल रहे हैं या ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है, या तो आप वीडियो को देखो दोबारा, मुझे नहीं लगता सुनने का टाइम आपको मिलेगा, या फिर आप एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, 2-3 पेजेस के बनाएं ताकि वो बहुत जल्दी क्विक रिविजन हो जाए। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ पहले। सो नाउ से पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में जन्म होता है। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी। इंग्लैंड जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वाइफ थी इनकी कमला कौल, सिस्टर थी इनकी विजय लक्ष्मी पंडित। 1912 के अंदर 1912 के अंदर बांकीपुर सेशन होता है जहां पर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1924-26 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनते हैं। करीब करीब पार्टिसिपेट तो इन्होंने 12 में कर लिया था, लेकिन 12 साल बाद इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनते हैं। 1927 में ब्रसेल्स इंडियन इंटरनेशनल कांग्रेस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था और जहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी, रवि रिवर के ऊपर जवाहरलाल नेहरू तिरंगा को फैलाते हैं। कांग्रेस का जो सेशन था वो लाहौर के अंदर जो बनाया गया था या जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो इन्हीं के चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था। नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेटस इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उसकी जगह क्या डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है। 1929 में ये कांग्रेस के चेयरमैन थे, एक तरीके से लीडर थे। 1936 में लखनऊ में भी थे, 1937 में फैजपुर के अंदर भी थे, 9 बार जेल भी गए हैं। इनकी बुक्स देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि अहमदनगर फोर्ट प्रिजनर्स के लिए थी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड के बारे में, ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में, इसका दूसरा नाम क्या है, टेविसडल फ्रीडम। 1938 में चेयरमैन भी बने ये नेशनल प्लानिंग कमीशन के, 37 के बाद फैजपुर के बाद 38 में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी बने। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो इन्हीं की लीडरशिप के अंदर बनी थी। डेथ इनकी होती है 27 मई 1964 को। तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, यानी कि BR अंबेडकर की। इनका जन्म 1891 में महू MP के अंदर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है। पिता का नाम रामजी अंबेडकर, माता का नाम भीमाबाई, वाइफ इनकी 2 थी और सविता अंबेडकर भी इनकी वाइफ हैं। अंबेडकर अमेरिका जाते हैं
महाराजा जो गायकवाड़ के हैं वो इनको स्कॉलरशिप देते हैं और ये फाइनली कोलंबा यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ाई पूरी करते हैं। कोल्हापुर के जो शाहू जी महाराज हैं वो भी इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये लंदन जाते हैं और लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा मुंबई के अंदर, 27 में समता समाज संघ, 36 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन AISCF। देखिए, जो हिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो पहले पेपर दे चुके हैं या जिन्होंने एक बार भी पढ़ी है उनके लिए ईजी रहेगा। देन न्यूज़पेपर्स, मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी है ऐसे बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता समता प्रबुद्ध भारत। देखिए, एक था प्रबुद्ध और एक था उद्बोधन, है ना। ये मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, देखो, प्रबुद्ध और उद्बोधन, ये हमने पढ़ा था दयानंद जी में पढ़ा था ना, इसमें पढ़ा था स्वामी विवेकानंद में। प्रबुद्ध भारत एंड उद्बोधन, ये प्रबुद्ध भारत है और यहाँ देखोगे आप तो क्या है, प्रबुद्ध भारत सेम ही है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सेम है। 1928 में पार्वती टेम्पल सत्याग्रह इन्होंने किया, क्योंकि मंदिर के अंदर जो छोटी जात के जो लोग होते थे उनको अलाउड नहीं होता था पानी लेना, तो इस वजह से सत्याग्रह करते थे। 35 में कालाराम टेम्पल सत्याग्रह किया। 1930 में अंबेडकर नेशनल पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। फिर बाद में पूना पैक्ट भी होता है। तो 1932 में ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाते भी हैं। 32 के अंदर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइंड हो जाता है। 1946 में ये बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते हैं। 1947 के अंदर ये चेयरमैन बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं ये 1947 में, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ये फर्स्ट कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। आई होप इट्स क्लियर। बुक्स हैं इनके, हु आर शूद्र, शूद्र कौन है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि कास्ट से रिलेटेड काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस की थी। पाकिस्तान पर थॉट्स, अनटचेबल्स, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, बुद्ध एंड हिज धम्म। 1956 में अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है। सो ये थे आपके BR अम्बेडकर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लिख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1888 11 नवंबर को जन्म होता है सऊदी अरेबिया के अंदर। 1890 में इनकी फैमिली कलकत्ता आती है सऊदी अरेबिया से। 1923 में दिल्ली का सेशन है जहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। खिलाफत मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, वही खिलाफत मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लिंक की गई थी। चीफ नेगोशिएटर थे धरासन सत्याग्रह के। कांग्रेस के प्रेसिडेंट 40 से 46 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद, लॉन्गेस्ट टाइम तक। शिमला कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी ये थे। इंडिपेंडेंस के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने एंड तभी से ही नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। इनके न्यूज़पेपर्स आप देखिए, अल हिलाल, अल बालाग, है ना, एंड द कॉमरेड इज इन इंग्लिश। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। बुक्स, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, तर्जुमन उल कुरान, ठीक है। तो ये दो हैं, इंग्लिश में हैं, बाकी जो है वो थोड़े उर्दू में है। एक तो द कॉमरेड इंग्लिश एंड इंडिया विंस फ्रीडम। एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ के अंदर, उसको फाउंड किया। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1992 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कौन नहीं जानता लौह पुरुष को। गुजरात में जन्म होता है पाटीदार कम्युनिटी के अंदर। पिता का नाम झवेर भाई पटेल, माता का नाम लड़बा देवी। लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए और फिर लॉ पढ़कर आए। मोस्टली जो थे वो लॉयर्स थे कांग्रेस से रिलेटेड। गांधी जी के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसकी वजह से इन्होंने कानूनी पढ़ाई जो है वो छोड़ दी और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी वो ज्वाइन कर ली। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हो रहा था। ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, क्रॉप फेल हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स अभी भी लैंड रेवेन्यू मांग रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक, इन्होंने मिलकर फार्मर्स को सजेस्ट किया कि जब क्रॉप ही नहीं हुई तो किस बात का टैक्स।
22 मार्च 1982 को गांधी जी भी वहाँ आते हैं, लीडरशिप लेते हैं मूवमेंट की। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हम उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। गांधी जी प्रेसिडेंट होते हैं गुजरात किसान सभा के, इनको सपोर्ट करते हैं वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल बंकर, इंदुलाल याग्निक। ये पटेल साहिब की पहली सक्सेस थी। फिर 1924 टू 26 ये मेयर भी बनते हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह, जिसी की वजह से इनको सरदार नाम जो है वो वहाँ की बहनें देती हैं। तो कलीपरा ट्राइबल एंड कुनबी पाटीदार फार्मर्स ये मूवमेंट कर रहे थे। तो इनकी जो गैदरिंग थी उसको कहा जाता था रानीपरा। ठीक है, लीडर कौन थे? कल्याण जी मेहता थे, कुंवर जी मेहता थे। मूवमेंट ये था कि जो लैंड रेवेन्यू है भू राजस्व के अंदर 30% राजस्व जो है वो बढ़ा दिया गया कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसको कम भी किया कि 30% से चलो ठीक है 21.9% दे देना, लेकिन फार्मर्स फिर भी मूवमेंट करते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए, गांधी जी आए और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है सिर्फ 6.03% अब लैंड रेवेन्यू देना है। ब्रूमफील्ड एंड मैक्सवेल के अंडर आए थे। तो खुश होके जो विमेन थी बारदोली सत्याग्रह की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया सरदार। 1930 में इन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और 1931 में जो कराची सेशन के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट भी बने थे। होम मिनिस्टर के तौर पे जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कीजिए, जिसमें 3 जो हैं वो आनाकानी कर रहे थे। सबसे पहले जूनागढ़, इंडियन आर्मी वहाँ जाती है जूनागढ़ के अंदर और जो नवाब हैं वहाँ के वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। 9 नवंबर 1947 को जो जूनागढ़ है उसको आर्मी के तौर पे इंडिया में मिला लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शंस था उनके पास कि आइदर दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। सो ये 3 स्टेट्स थी जो प्रॉब्लम कर रही थी, तो जूनागढ़ में आर्मी के थ्रू। हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, पुलिस गई एंड 13 सितंबर 1948 को इंडिया में मिला लिया गया। कश्मीर के अंदर डिप्यूटी पीएम भी थे, ये पीएम के साथ साथ इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसली स्टेट्स भी थे, वहाँ पे तो वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बेसिस पे इंडिया में मिला लिया गया था। स्लोगन इन्होंने दिया कि एशिया को एशियंस के लिए छोड़ें, यूरोपियंस यहाँ पर ना आए। इनको टाइटल दिया जाता है लौह पुरुष का, बिस्मार्क ऑफ इंडिया का, जैसे कि उन्होंने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का बिस्मार्क ने, सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का यूनिफिकेशन किया। इनकी बुक्स देखिए, गांधी पर लिख रहे हैं, नेहरू पर लिख रहे हैं, सुभाष पर लिख रहे हैं, कश्मीर पर लिख रहे हैं, हैदराबाद पर लिख रहे हैं, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी पर। 1950 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाती है। चलिए नाउ विनायक वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर 1883 भागुर विलेज के अंदर नासिक में जन्म होता है। फादर का नाम दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई। बीए की डिग्री लेते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। 1899 में मजीनी, वीडी सावरकर के लिए देखो अभी भी आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। तो मजीनी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है मित्र मेला। ये मजीनी यंग इटली में है और ये मित्र मेला नासिक में, ये उसके बेसिस पे, उसकी तर्ज पे इसको फाउंड करते हैं। नाम जो है वो बाद में बदलकर अभिनव भारत सभा हो जाता है। जब बंगाल का पार्टीशन किया जाता है 1905 में कर्जन के द्वारा, तो ये जो विदेशी कपड़े हैं उनको जलाते भी हैं। बचपन से ही इनकी जो फीलिंग्स थी वो देश की तरफ थी और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ये श्यामजी कृष्णदास की स्कॉलरशिप लेते हैं और इंडियन हाउस इन लंदन के अंदर एडमिशन भी लेते हैं वीडी सावरकर। 1857 की जब गोल्डन जुबली होती है तो 1907 में ये पार्टिसिपेट करते हैं और रिवॉल्ट को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बताते हैं। फिर इनको 1910 में लंदन में अरेस्ट कर लिया जाता है कि आप तो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और जब इनको लंदन से इंडिया भेजा जा रहा होता है शिप एसएस मोरिया के थ्रू, तो ये सी के अंदर कूद जाते हैं और फ्रेंच सिटी के पास फ्रेंच गवर्नमेंट इनको पकड़कर वापस से ब्रिटिशर्स को दे देती है। फिर ये वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर सेलुलर जेल में रहते हैं, काला पानी की सज़ा इनको मिलती है। 1931 में बॉम्बे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस, उसका ये प्रेसिडेंट भी होते हैं।
हिंदू महासभा के ये प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि बाद में फिर जेल से छूट जाते हैं 1937 में। 1966 में इनकी डेथ होती है। इनके मेजर वर्क्स देखिए, माय लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि ये जेल में रहे थे। हिंदुत्व, ये काफ़ी ज़्यादा बीजेपी इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा मानती भी है। हिंदू पद पदशाही, ऑन डेथ बेड, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, महासागर। तो सब कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेड ही है। सो ये थे आपके वीडी सावरकर। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट्स की। बिपिन चंद्र पाल 1858 में हबीबगंज, बंगाल में इनका जन्म होता है। देखो नाम आप देखोगे ना, बिपिन चंद्र, तो थोड़ा सा बंगाल से रिलेटेड है। कैथेड्रल मिशन कॉलेज से एजुकेशन लेते हैं। केशव चंद्र सेन, क्योंकि वो भी वहीं के थे, उस जिन्होंने अंडर एज से शादी भी की थी, तो ये ब्रह्म समाज ज्वाइन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय में पढ़ाया था। कांग्रेस के मेंबर भी बनते हैं। आर्म्स एक्ट को ये अपोज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मद्रास सेशन में जो आर्म्स एक्ट है उसको अपोज करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर गरम दल के ये मेंबर बनते हैं 1907, जब सूरत स्प्लिट होता है। इनके न्यूज़पेपर्स हैं, बिपिन चंद्र पाल के न्यूज़पेपर्स हैं, क्या क्या हैं? द न्यू इंडिया, वंदे भारत, परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, न्यू इंडिया। देखो ऊपर भी द न्यू इंडिया है, नीचे भी न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया ऊपर वाला न्यूज़पेपर है और नीचे जो है वो माउथपीस कहला जाता है गरम दल का। लाहौर ट्रिब्यून, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, कैसे ना कैसे आपको ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। जब ये इंग्लैंड में होते हैं तो ये स्वराज जो मैगजीन है उसको एडिट भी करते हैं। एंड बट जब कर्जन वाइली की डेथ हो जाती है तो उन्हें बंद करना पड़ता है, ये न्यूज़पेपर भी, ये मैगजीन भी। इनकी बुक्स देखिए, ये इनके न्यूज़पेपर्स थे, अब इनकी बुक्स देखिए। द सोल ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द डेमोक्रेट, द न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया, हिंदू रिव्यू। मीन्स आप बुक्स के नेम्स देखिए, न्यूज़पेपर्स के नेम्स देखिए, कि लग रहा है कि हाँ कुछ तो मतलब इंडिया से रिलेटेड है। एंड एक्सट्रीमिस्ट की आपको जो भावना है वो नजर आएगी, जैसे द सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की आत्मा क्या है। सोशल रिफॉर्म कौन चाहेंगे, डेमोक्रेट की हमें डेमोक्रेसी चाहिए, न्यू स्पिरिट चाहिए, है ना, क्वीन विक्टोरिया, हिंदू रिव्यू। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, न्यू इंडिया, परिदर्शक, वंदे मातरम। तो नाम से भी आप थोड़ा रिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये फाउंडर थे रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के। स्वदेशी, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नेंस को इन्होंने अपना शस्त्र बनाया, वेपन बनाया। 1932 में कैलकाटा में इनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। देखिए 24 परगना आपने सुने होंगे। फादर का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, माता का नाम दुर्गा देवी। पहले ग्रेजुएट थे, सोचिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद बंद नहीं होंगे, बहुत सारे ग्रेजुएट बनेंगे। डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, डिप्यूटी कलेक्टर थे। इनके वर्क देखिए दूसरों के लिए ही है ना। राजमोहन की वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, कपल कुंडल, मतलब आपको याद रह जाएगा। कृष्ण कंटरविल, मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधरानी, इंदिरा, राजनी, चंद्रशेखर, राज सिंह, सीताराम, बंग दर्शन। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंग दर्शन। मेजर नॉवल क्या है? अच्छा, वो ध्यान रखिएगा, बंग दूत है ना, और युग दूत वो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है, ये बंग दर्शन है। आनंद मठ, यस, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। ठीक है, और 1882 में लिखा गया बंगाली लैंग्वेज में। ये सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में बताता है। 1994 में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं रिवॉल्यूशनरीज, है ना, वो लोग जो 20-20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए इंडिया के लिए, उन लोगों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, मध्य प्रदेश में जन्म होता है। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। काशी विद्यापीठ में जाते हैं, बनारस जाते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। चंद्रशेखर आजाद, मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूँगा। 1921 से 27 तक HRA और फिर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 28 से 31। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। 1921 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है तो ये कहते हैं आज़ाद। जब पूछा जाता है पिता का नाम क्या है तो कहते हैं स्वतंत्र। और जब इनसे इनका पता पूछा जाता है तो ये कहते हैं जेल। जब ये जेल से छूटते हैं तो ये
मनमथनथ, आई थिंक मनमाचनाथ, पता नहीं कुछ ऐसे नाम है, इनके कांटेक्ट में आते हैं, और प्रवनेश चट्टोपाध्याय के, जो इनको राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाते हैं, और फिर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। 1921 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर के अंदर फाउंड हुई। उस टाइम पे फाउंडर्स और कौन कौन थे, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्यूशनरीज आपके सिलेबस में भी है। सचिंद्र सान्याल, ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भूलना नहीं है, ठीक है, कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नाम ऐसे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कानपुर के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन रही है, जिसमें इनके साथ कौन कौन है, सचिंद्र सान्याल, भगवती चंद्र बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद एंड जोगेश चट्टोपाध्याय। ये 5 लोग हैं, 5 लोग, नाम ध्यान रखेंगे। मैनिफेस्टो में नाम लिखा जाता है द रिवॉल्यूशन, ठीक है, 5 लोगों के नाम आए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम आएंगे। फिर काकोरी इंसिडेंट हो जाता है 9 अगस्त 1925 को, जो 8 डाउन ट्रेन जो जारी होती है सहारनपुर से लखनऊ के बीच में काकोरी आते हैं, ये उसको लूट लेते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक हेडिंग कमेटी बनाती है और 40 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें से 40 में से 22 लोगों को सजा दी जाती है। इन 4 लोगों को फांसी दी जाती है, राजेंद्र लाहिरी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को। सो फाइनली जो ये 4 लोग थे, इनको फांसी की सज़ा दी गई। राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड अशफाकुल्ला खान। तो R3A से आप याद रख लेना। सचिंद्र सन्याल को दूसरे में इस जगह पे भेज दिया गया कि भाई लाइफ टाइम अब आप वहीं पर रहोगे। तो ये 5 लोग हैं जिनको सज़ा दी गई ड्यू टू काकोरी इंसिडेंट, ठीक है। HRA के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चट्टोपाध्याय। तो चलिए, अब 1928 टू 1931 पहले HRA था और अब HSRA है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कहाँ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर। इसके मेंबर कौन कौन हैं, वही लोग जो आप लोग फिल्मों के अंदर भी देखते हो, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं भगत सिंह और राजगुरु। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के साथ राजगुरु हैं जो कि सॉन्डर्स का मर्डर कर देंगे एंड उसको 1728 में मींस मार देंगे। जो ऑफिसर था वो एक्चुअली में स्कॉट था, लेकिन मार किसको दिया जाता है, सॉन्डर्स को। चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं और एक पैम्फलेट इशू करते हैं जिसमें आज़ाद को बलराज के नाम से मींस एड्रेस किया जाता है। फाइनली 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लेती है। सुखदेव जो होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, और आज़ाद जो होते हैं वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। फाइनली इलाहाबाद घाट पे उनकी अस्थियों का विसर्जन जो है वो सब काम जो है किया जाता है। चलिए, अब पढ़ते हैं दूसरे क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जिनका जन्म जो है वो बंग गांव पंजाब के अंदर हुआ। फादर किशन सिंह, मदर विद्यापति कौर। एडमिशन लेते हैं DAV के अंदर, नेशनल कॉलेज लाहौर में जाते हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अंकल होते हैं अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह एंड करजन वाइली को ये मारते भी हैं, ठीक है। मदन लाल ढींगरा, यही वो हैं जो कि करजन वाइली को मारते हैं। इनके साथ होते हैं करतार सिंह सराबा, जो गांधी जी हैं 1922 के बाद, जब चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो रोक देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण से, क्योंकि 22 पुलिस वाले होते हैं जिनको गोली लग जाती है, बेसिकली उनको जलाकर मार दिया जाता है, और गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर 6 साल के लिए वो तो जेल चले जाते हैं। नाउ जब जो भगत सिंह हैं वो उनसे मिलते हैं, तो ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू कानपुर। वो कानपुर चले जाते हैं। कानपुर में वो बलवंत सिंह के नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर काम करते हैं। 1924 में HRA बनाते हैं सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एंड चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर, यह भी हमने पढ़ा था।
1926 में नौजवान भारत सभा बनाते हैं। इसके साथ इनके साथ होते हैं यशपाल, छबीलदास एंड भगत सिंह। ठीक है, तो यश, छबीलदास एंड भगत सिंह। 1928 में HSRA बनती है जो कि कोटला दिल्ली के अंदर। उसके मेंबर होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। पहले वाले में ध्यान रखिएगा, थोड़े से ऐसे नाम हैं जो आपने थोड़े कम सुने होंगे, जैसे भगवती चारण, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। एंड बाद में वाले नाम ज़्यादातर सबने सुने होते हैं, राजगुरु, सुखदेव। 1928 में लाला लाजपत राय जो कि मार्टिर हो जाते हैं साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते करते, उनके सर में लाठियां लगती हैं और फाइनली लाला जी का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार देते हैं। कौन? भगत सिंह के साथ कौन होते हैं? राजगुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह एंड राजगुरु। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये तो इन्होंने किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ में 1929 के अंदर सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट भी इन्होंने किया। कब? 8 अप्रैल 1929 में। एक पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर दिया जाता है, भगत सिंह BB एंड बॉम्ब। ठीक है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त बॉम्ब फेंक देते हैं। देखिए सॉन्डर्स के साथ कौन है और बॉम्ब किसके साथ फेंका है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना कि जो राजगुरु हैं उनके साथ जो है वो क्या है, सॉन्डर का मर्डर किया है, और बॉम्ब किसके साथ फेंका है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ बॉम्ब फेंका है, और नारा देते हैं इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह कहते हैं कि ये बॉम्ब इसलिए फेंका जा रहा है ताकि जो बहरे हैं उनको सुनाई दे सके बात। इस इंसिडेंट के बाद दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर केस होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह अपने थॉट्स में सोशलिस्ट थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं उन इंडियंस से नफरत करता हूँ, आई हेट दोज इंडियंस एज मच एज आई हेट द ब्रिटिश हु एक्सप्लॉइट द पुअर, कि जो गरीब लोगों को लूटते हैं तो मैं उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, जितनी मैं ब्रिटिशर से करता हूँ। इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे कि वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं अथिस्ट क्यों हूँ, डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ अ नेशन एंड आर्टिकल्स इन्होंने बलवंत सिंह के नाम पर लिखे थे। ठीक है, आइडिया ऑफ अ नेशन, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे AID, तो इसी से ध्यान रख लो, आइडिया। ठीक है, आई से वाई एम आई एन अथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, डोर टू डेथ, आइडिया ऑफ एन नेशन। चलिए, अब सुखदेव थापर बहुत छोटा सा है, पंजाब के अंदर जन्म होता है। पिता का नाम रामलाल थापर, माता का नाम रली देवी, एंड आर्य समाज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। HSRA को ज्वाइन करते हैं राजगुरु सुखदेव, एंड 23 मार्च को इनको भी सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर जैसे इनका नाम आता है इनको भी फांसी दे दी जाती है। तो राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह। चलिए, अब जहाँ हमने बिपिन चंद्रा पाल को पढ़ा था जो कि बंगाल से थे, वहीं अब हम लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे। देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, टीचर थे, फादर टीचर थे, मदर गुलाब देवी, और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, तो लाला हरदयाल एंड लाला लाजपत राय दोनों से एसोसिएटेड थे। लाला हंसराज के साथ मिलके दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की थी। इलाहाबाद कांग्रेस सेशन में 1888 में पार्टिसिपेट किए थे, वही इलाहाबाद कांग्रेस सेशन जिसका प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1924-26 में जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने अभी आज की वीडियो में बताया है। 97-99 में बहुत एक फेमाइन आता है जिसके थ्रू वो कॉपरेट करते हैं, एंड फिर फाइनली 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चलता है बंगाल पार्टीशन के बाद। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है एंड लाल बाल पाल जो हैं वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। 1914 में ये इंग्लैंड जाते हैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण इंग्लैंड को छोड़ के अमेरिका जाना पड़ता है। जब अमेरिका में रहते हैं तो लाला लाजपत राय वहाँ न्यूयॉर्क के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और लोकल इंडियंस को मोटिवेट करते हैं कि आप इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़े। फिर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ये इस्टेब्लिश करते हैं, और 1919 में लेबर भी को भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। 1920 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कौन कौन फॉर्म करेंगे? NM जोशी, लाला लाजपत राय एंड जोसेफ बैप्टिस्टा। नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले चेयरमैन लाला लाजपत राय थे, दूसरा सेशन बॉम्बे के अंदर होता है। ठीक है, पहला ये आप देख सकते हैं कोलकाता के अंदर हो रहा है, और दूसरा जो है वो बॉम्बे के अंदर। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने ही फाउंड की थी, लाला लाजपत राय जी ने ही। ठीक है, काफ़ी एजेड थे ये। लाला लाजपत राय
जब सेंट्रल असेंबली पहुँचे तो उनके जो विचार थे वो मोतीलाल नेहरू से नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाएंगे। 1928 में साइमन कमीशन आता है, लाला लाजपत राय उसके खिलाफ होते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है और लाठी चार्ज करने की वजह से लाजपत राय जो हैं वो घायल हो जाते हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और लाला जी की डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 में। और वो ये कहते हैं कि मेरी बॉडी पे हर एक जो जो ताबूत है उसकी तरह कुछ ऐसे हिंदी में सेंटेंस है कि मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है उनका जो कॉफिन है जिसके अंदर जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है जिसको रखा जाता है तो उसमें एक एक कील की तरह काम करेगा। पंजाब नेशनल बैंक को भी इस्टेब्लिश करने में लाला लाजपत राय जी का योगदान है। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी में भी शेर पंजाब, पंजाब केसरी लाला जी को कहा जाता है। लाला जी के कुछ वर्क्स हैं जैसे कि इंडियाज़ डेब्ट टू इंग्लैंड, ठीक है, लाला लाजपत राय, यंग इंडिया, देखिए ही इज़ वेरी एजिड, तो आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रखें कि ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा कि कितना सारा डेब्ट जो है वो इंग्लैंड जो है पैसे लेके गए थे अपनी तरफ। सो इंडियाज़ डेब्ट टू इंग्लैंड कि वो ट्रू है भी या नहीं है। यंग इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर, अनहैप्पी इंडिया, तो इंडिया से रिलेटेड काफ़ी है, इंडिया से रिलेटेड 3 नाम हैं। इनके न्यूज़पेपर्स थे पंजाबी, वंदे मातरम एंड द पीपल। मजीनी इटली वाले से काफ़ी ज़्यादा ये एंड गैरीबल्डी से इंस्पायर्ड थे और उनकी जो बुक थी ड्यूटी ऑफ मैन, इन्होंने उसको उर्दू में भी बदला था। तो ये थे लाला लाजपत राय। चलिए अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। आप एक कॉपी ले लें प्लीज़ एंड कॉपी में ऐसे लिख लें बाल गंगाधर तिलक। अब इनके बारे में जो जो आपको याद रखना है वो आप लिखते जाएं एक जगह पर, जो याद है वो मत लिखिए, उससे आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक नाम से पता चल रहा है, तिलक महाराष्ट्र से थे, पिता का नाम गंगाधर, माता का नाम पार्वती बाई, वाइफ सत्यभामा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री लेते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल खोलते हैं पूना में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड करते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज फाउंड करते हैं। 2 न्यूज़पेपर मराठा इंग्लिश में है और केसरी मराठी में है, ठीक है, उल्टा है, मराठा मराठी में होना चाहिए बट ऐसा नहीं है, मराठा इंग्लिश में है और केसरी मराठी में है। 1882 में इन्होंने जो दीवान राय बहादुर थे कोल्हापुर के, उनके खिलाफ बहुत कुछ लिख दिया था जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया 4 महीने के लिए। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए। फिर 1897 में 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया और जो रैंड था उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार किए और दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर ने मिलकर दोनों ने रैंड को मार दिया और आर्नेस्ट को। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया और तिलक को भी 1.5 साल की जेल की गई। 1889 में तिलक ने कांग्रेस को ज्वाइन किया लेकिन वो उनकी पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं कर पाते थे। सूरत सेशन में वो अलग हो जाएंगे, कांग्रेस गरम दल एंड नरम दल के अंदर बढ़ जाएगा। फाइनली मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस होगा और वहाँ पर इनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। फिर 1914 में वो जेल से वापस आएंगे, मतलब 1907 में थोड़े ये अलग अलग हुए सूरत स्प्लिट के टाइम पे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फिर इनको जेल भेज दिया गया 1908 में, फिर 1914 में ये वापस आएंगे, फिर उसके बाद ये होम रूल लीग की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना होगी तिलक एंड एनी बेसेंट की वजह से, ये स्टार्ट करेंगे अप्रैल 1916 में बेलगाम से, ठीक है। इनके एरिया कौन कौन से थे, महाराष्ट्र था लेकिन बॉम्बे नहीं था उसके अंदर, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, कर्नाटका था, बिरार था, प्रेसिडेंट कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक ने जो लोकल डिमांड्स थी उसको होम रूल मूवमेंट के साथ लिंक किया, सारी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बननी चाहिए एंड ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। इन्होंने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए जैसे छुआछूत ये सब नहीं होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को, विमेन की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें। 1916 में इन्होंने ही गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के साथ एकजुटता कराई थी। 1918 में वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ जो ये केस थे वो फाइल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1920 में इनकी डेथ हो जाती है। गीता से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो गीता रहस्य, द आर्कटिक होम एंड फिर आप देखिए वेदांत ज्योतिष, वेदाकल निर्णय, ठीक है, ये वर्ड मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑरियन स्लोगन इनका था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास हुआ बहराम जी मालाबारी की वजह से, और जिसकी वजह से जो एज थी वो डिसाइड की गई 12 ईयर्स, हालांकि फिर बाद में 14 हो जाएगी। एंड तिलक ने इस एक्ट को अपोज किया था कि ये एक्ट गलत है।
अब पढ़ते हैं रास बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए बोस थोड़े बंगाल से रिलेटेड हैं, है ना, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। कैलकाटा से थे। पिता का और माता का नाम आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। जर्मनी गए थे, फ्रांस गए थे हायर एजुकेशन के लिए। बंगाल के पार्टीशन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे रास बिहारी बोस के। बंगाल को क्यों अलग अलग कर दिया गया है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ये काम करते हैं और काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी से वहाँ मिल जाते हैं। अब जब काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी के साथ मिल जाएंगे तो रास बिहारी बोस जो हैं वो किसी को रास नहीं आने वाले। जैसी कैपिटल ये लोग शिफ्ट करते हैं ब्रिटिशर्स कैलकाटा से दिल्ली, तो ये बॉम्ब फेंक देते हैं लॉर्ड हैडिंग पर चांदनी चौक में और 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद एंड बसंत कुमार को। तो रास बिहारी एक प्लान बनाते हैं कि हम इनके खिलाफ सशस्त्र क्रांति करेंगे, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है। फाइनली ये 1915 में पीएन टैगोर के नाम से जापान चले जाते हैं। वहाँ जापानीज़ गर्ल तोसिका से शादी करते हैं और जापानीज़ सिटीजनशिप भी ले लेते हैं। फिर टोक्यो में ही ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फाउंड करते हैं और बैंकॉक थाईलैंड के अंदर सेकेंड कॉन्फ्रेंस करते हैं लीग की, और ये डिसाइड होता है कि इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसकी जो कमांड है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाएगी। फिर फाइनली 1943 में दे देते हैं। इनकी डेथ 1945 में ही होती है। ये एशिया फॉर एशियंस एंड न्यू एशिया, एशिया फॉर एशियन किसी और ने भी कहा था, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ये अभी हमने पढ़ा भी था। जापानीज गवर्नमेंट इनको कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड भी देती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। चलिए अब पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस। आप सभी ने देखा होगा कि थोड़े से खादी ड्रेस के अंदर इनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो हम सब ने बचपन में देखी हैं। उड़ीसा में जन्म, माता का नाम प्रभावती बोस एंड पिता का नाम जानकी नाथ बोस। सबसे पहले 3 फैक्ट्स इनके पार्ट्स रहेंगे, 1920 to 30, फिर 31 to 40 एंड 40 to 45। देखिए बहुत मतलब इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट। आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जैसे इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं 4th रैंक पाते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर रिज़ाइन कर देते हैं। महात्मा गांधी इनको कहते हैं कि आप चित्तरंजन दास के साथ मिलकर काम करिए। चित्तरंजन दास मेयर बन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं। चित्तरंजन दास जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस को प्रिंसिपल भी बना देते हैं नेशनल कॉलेज का, लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है म्यांमार में। जब कैलकाटा सेशन हो रहा होता है तो बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ही कंप्लीट स्वराज की डिमांड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेहरू रिपोर्ट बनाने में। मेयर भी बनते हैं कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, यूरोप भी ट्रैवल करते हैं, कांग्रेस सेशंस की प्रेसिडेंसी भी इनको मिलती है, मुसोलिनी से भी मिलते हैं इटली के अंदर, और इरिश लीडर डी पैलरेसी से भी इनके कांटेक्ट होते हैं। ऑस्ट्रियन विमेन एमिली सेंकेल से शादी भी करते हैं और बेटी भी होती है अनीता बोस। यहाँ पे तो सब कुछ बस पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं। फाइनली हरिपुरा सेशन 1938 के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं और कांग्रेस एक प्लानिंग कमेटी बनाती है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। सेशन जो होती है वो अपना सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को ही दे रही होती है। यहीं पे ही एक साइंस काउंसिल भी बनती है डॉक्टर विश्वेश्वरैया की चेयरमैनशिप के अंदर। ये इनका हरिपुरा सेशन में काम है, बिकॉज ही वॉज नॉट लाइक अ रिवॉल्यूशनरी, है ना। वो काफ़ी मीन्स जैसे आप देख सकते हो कि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे ना उतना तरीके से काम करेंगे। त्रिपुरी सेशन जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जो पटाभी सीताराम मैया क्या होते हैं, महात्मा गांधी की तरफ से, मतलब महात्मा गांधी जी पटाभी सीताराम मैया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्यूट होता है और सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं। फिर ना पटाभी सीताराम मैया बनते बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। फिर 40 to 45 सुभाष चंद्र बोस जो हैं एक मूवमेंट चलाते हैं कि हम हॉलवेल को हटाएंगे, और इसकी वजह से बॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट। फिर ये कैलकाटा से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, बर्लिन से जापान, जापान से सिंगापुर। अब वहाँ पे चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये मौलवी की कंट्री में चले जाते हैं एंड गोमे, और गोमे से पेशावर, और वहाँ पर ये एक एजेंट भी बनते हैं ज़ियाउद्दीन पठान के नाम से। पेशावर से काबुल, काबुल से रोम, एंड किसके नाम से, सोहना के नाम से, और फिर रशिया। और जब जर्मनी रशिया पे अटैक कर देती है तो रशिया भी छोड़ के भागना पड़ता है। फिर ये पहुंचते हैं बर्लिन। जब बर्लिन जर्मनी में पहुंचते हैं तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे मिलते हैं हिटलर से, और वहाँ पे इंडियंस इनको टाइटल देते हैं नेताजी, और फ्री इंडिया सेंटर भी ये वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं।
ये स्लोगन देते हैं सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का। सुभाष जर्मनी को बोट से मीन्स जा रहे होते हैं और जापान के पीएम टोजो से मिलने के लिए 1941 के अंदर। आज़ाद हिंद फौज, देखो नाम से तो ऐसे लगेगा जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है ना, बट यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जब ब्रिटेन और जापान की लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, तो इंडियन सोल्जर्स लड़ने लग रहे हैं। लड़ाई ब्रिटेन और जापान की हो रही है। तो 1941 में कैप्टन मोहन सिंह मलाया के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। 1942 के अंदर टोक्यो में रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन करते हैं। 1943 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है वो बैंकॉक के अंदर होती है और आज़ाद हिंद फौज की जो कमांड है वो सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में दे दी जाती है जुलाई में। इंडियन नेशनल आर्मी में कुछ ब्रिगेड्स बने हुए थे, जैसे कि सुभाष ब्रिगेड जो कि शाह नवाज खान देख रहे थे, गांधी ब्रिगेड जो कि गुरु दयाल सिंह ढिल्लो देख रहे थे, आज़ाद ब्रिगेड जो कि नेहरू ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड लक्ष्मी सहगल देख रही थी। सिंबल क्या था? टाइगर। मोटो क्या था? यूनिटी, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस। 21 अक्टूबर 1943 में ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाते हैं और 9 नेशंस हैं जो कि इनको प्रोविजनल रिकॉग्निशन भी देते हैं। ये 9 नेशंस के नाम आप देख सकते हो। मिनिस्टर्स बनाते हैं ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं एस.सी. चट्टोपाध्याय को, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर अय्यर को, विमेन मिनिस्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को, क्योंकि अभी ये सब कुछ इंडिया में ही चल रहा है ना। जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है उसके ये बना रहे हैं ये, ठीक है। जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो प्रोविजनल बनी है उसके ये मिनिस्टर्स बना रहे हैं। 1943 में जापानीज़ आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आज़ाद हिंद फौज को दे देती है और सुभाष चंद्र बोस उन आइलैंड्स के नाम बदलकर शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स रख देते हैं। 1944 में कोहिमा में तिरंगा फैलाते हैं, बट इम्फॉल पे कंट्रोल नहीं ले पाते और आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ता है। रास बिहारी बोस एक वर्ड यूज़ करते हैं गांधी जी के लिए, राष्ट्रपिता, जब वो रेडियो पे बात कर रहे होते हैं और ब्लेसिंग्स भी मांगते हैं। फाइनली तेहुकू एयरपोर्ट ताइवान के अंदर प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ होती है। इनकी बुक थी इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्प्रिंगिंग टाइगर। इनकी बुक एंड ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखेंगे। ये सब कहानी याद रखें या ना रखें, बट इनकी बुक का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखना है। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बुक का नाम है एंड स्प्रिंगिंग टाइगर इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है वो इंडियन पिलग्रिम भी है। मोटो क्या था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। सरोजिनी नायडू इनको कहती हैं बर्निंग स्वॉर्ड ऑफ इंडियन पैट्रियोटिज्म। रविंद्रनाथ इनको नेशनल हीरो कहते हैं। सो सभी इंपॉर्टेंट जितने भी पर्सनालिटीज़ आपके सिलेबस में लिखे हैं वो मैंने आपको करा दी है। ये कल मैंने आपको करा दिया था, 1857 का रिवॉल्ट आपको करा दिया था, ये सब मैंने आपको करा दिया, ठीक है। मिलिट्री कॉजेज़ आपको करा दिए थे और इसके बाद पोस्टल एक्ट, फ्री पोस्टल सर्विसेज रोक दी गई थी, ये आपको करा दिया था मैंने, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला जो चार्ट है वो फिर से भी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए ये इवेंट्स देख लीजिए एक बार। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री पर बैरकपुर के अंदर अपोज करते हैं कि हम इन कार्ट्रिजेस को काऊ और पिग वाले को यूज़ नहीं करेंगे एंड लेफ्टिनेंट बाग एंड मेजर टाइसन को मार देते हैं। मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है एंड 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर काफ़ी और लोग भी हैं जो कि मना कर देंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ फैल जाएगी। ये सब सोल्जर्स 11 मई को दिल्ली पहुंच जाएंगे। 12 मई को बहादुर शाह जफर को लीडर बना दिया जाएगा। उस टाइम पे ब्रिटिश के पीएम कौन थे? पाल्मस्टन। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएम पाल्मस्टन एंड गवर्नर जनरल कैनिंग। दिल्ली के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर कौन है? हुड, ठीक है, हुड है, निक्सन, हुडसन। और वहाँ पे लीडर कौन है? बहादुर शाह जफर। लखनऊ के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर कैंपबेल, कानपुर के अंदर भी कैंपबेल है, ठीक है। और कानपुर में कौन है? नाना साहेब तांतिया टोपे। और लखनऊ के अंदर बेगम हज़रत महल, ब्रिजेश कादिर इनका बेटा था। अवध कारण बना था रिवॉल्ट का। फिर बाद में जो हज़रत महल हैं वो नेपाल चली जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई तांतिया टोपे यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा होता है दामोदर राव। इनके जो हस्बैंड होते हैं गंगाधर राव, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेलहाउसी इनको मीन्स एक तरीके से नहीं इनकी ज़मीन इनको देता। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर को कैप्चर कर लेती है। फाइनली हुरोज़ जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर रहेगा।
जगदीशपुर के अंदर बिहार के अंदर थे कुंवर सिंह और वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर थे ट्रेलर। ठीक है, तो JKW JKT कैसे भी करके याद रखना ही पड़ेगा, JKT। फैज़ाबाद के अंदर मौलवी अहमद उल्ला शाह और रेनाल्ड। बरेली के अंदर खान बहादुर खां, बख्त खान और विंसेंट अय्यर। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली, कॉलोनल लील, ये तो LLL है तीनों, है ना। बरेली के अंदर बी से बरेली, बी से बहादुर खान, बी से बख्त खान, बी के बाद आता है A यानी कि अय्यर। फैज़ाबाद के अंदर रेनाल्ड एंड अहमद उल्ला शाह। जगदीशपुर में JKT यानी कि कुंवर सिंह एंड ट्रेलर। बदौत के अंदर ये थोड़ा याद रह जाए तो रख लीजिएगा, फतेहाबाद में अजीमुल्ला, बदौत के अंदर शाहमल, छोटा नागपुर में गोनू। सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं कि ये तो मिलिट्री रिवॉल्ट है। ठीक है, देखो वर्ड से ही हमें जो आंसर हैं वो थोड़े से पकड़ने होंगे। देखो कैसे करोगे, देखो जो अहमद खान है वो कहते हैं मिलिट्री रिवॉल्ट। होम्स में तो क्लैश होते रहते हैं, तो होम्स में क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। रीस क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन। टेलर क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा आप याद रख पाएंगे। बेंजामिन डिज़रायली नेशनल रिवॉल्ट कहते हैं ना, तो बैन से याद रख लेना। RC मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार क्या कहते हैं, ना पहला था ना आखिरी था ना फ्रीडम स्ट्रगल था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन क्या कहते हैं कि ये मिलिट्री रिवॉल्ट से स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में बदल गया। तो ध्यान से सुनो, सुरेंद्र नाथ 21 मई को फिक्स किया था कि रिवॉल्ट करेंगे और 10 मई को ही स्टार्ट हो जाते हैं। सिंबल कमल का फूल और चपाती। रिजल्ट हमने कल पढ़ा ही था कि गोरखा जो होते हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है 1858 का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये अबॉलिश कर दिया जाता है। इसकी जगह पे एक इंडियन सेक्रेटरी बनती है जिसके अंदर 15 काउंसिल मेंबर्स दिए जाते हैं। सभी खर्चा इंडियन गवर्नमेंट ही उठाएगी। रिवॉल्यूशन सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, तो बंगाल प्रेसिडेंस में इंडियन सोल्जर्स 1:2 में बढ़ा दिए गए, बॉम्बे और मद्रास में 1:3 में। सिख एंड गोरखा सोल्जर्स भी बढ़ गए थे। और 1861 में सिविल सर्विस एक्ट भी पास किया गया जिसमें मेरिट एंड क्वालिफिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर डिसाइड की जानी थी एंड अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है 1857। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक कौन सी है, 1857। RC मजूमदार की द सिपॉय म्यूटिनी। अशोका द ग्रेट तो आपने सुना होगा, द ग्रेट रिबेलियन। VD सावरकर तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही कहते हैं। अहमद खान द कॉज ऑफ रिवॉल्ट। तो ये दो ध्यान रखने हैं, सुरेंद्र नाथ सेन 1857 एंड रमेश चंद्र मजूमदार द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर सुनते सुनते समझते समझते थक गए हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद महात्मा गांधी जी और हैं और ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और फिर फाइनली जो है वो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सारे एक्ट्स वगैरह इसके अंदर हैं ही। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू द नेशनल मूवमेंट। देखिए गांधी इरा जो है, गांधी इंग्लैंड आते हैं 1891 में, इंग्लैंड से आते हैं 1891 में। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अब्दुल्ला भाई का केस होता है, वो लड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हो। गांधी जी 2 आश्रम भी खोलते हैं, टॉल्स्टॉय एंड फेनिक्स, डरबन। एक न्यूज़पेपर भी निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन। बोर एक हाई कास्ट थी, जुलू रिवॉल्ट होता है। गांधी जी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं ताकि ब्रिटिश जो है वो बोर एंड जुलू टाइटल्स दे दें। गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, जिसलिए इस दिन को 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गांधी जी ने इंडियन यूथ को कहा था कि आप ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, इसीलिए गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम खोला था। गांधी जी ने जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ एग्रीमेंट में भी जाते हैं और यहाँ राजकुमार शुक्ला उनको बताते हैं कि चंपारण के अंदर इंडिगो वाली प्रॉब्लम चल रही है। तो 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, जहाँ पे 320 लैंड पर इंडिगो कल्टीवेट करना कंपलसरी था। तो ब्रिटिश ने एक कमीशन बनाई और गांधी जी को उसका मेंबर भी बनाया गया। गांधी जी ने फार्मर्स को 25% का जो फाइन था वो रिफंड करवा दिया।
और चंपारण जब सक्सेसफुल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, टाइटल दिया। इनके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा भी थे, नरहरि पारिक भी थे, मजरूल उल हक भी थे। जुदित बौन ने अपनी बुक के अंदर गांधी राइज टू पावर्स में उनको सब कॉन्ट्रैक्टर भी कहा है। फिर होती है एक अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। कब होती है? 1918 के अंदर होती है। अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। वर्कर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, आप हमारी जो अलाउंस है वो 35% बढ़ाएं। यहाँ पे जिस कंपनी के खिलाफ था तो अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनुसुया, वो भी इनका साथ देती है और ये लोग जीतते भी हैं। खेड़ा फार्मर मूवमेंट होती है। खेड़ा के अंदर फार्मर की क्रॉप्स ख़राब हो गई थी। गांधी जी ने कहा कि आप लोगों को लैंड रेवेन्यू पे करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली विट्ठल भाई पटेल के साथ, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ ये लोग मिलते हैं। इनके और भी सपोर्टर्स होते हैं जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई एंड शंकर लाल बनकर। फिर यहाँ पे 6.03% हो गया था, है ना, ये हमने पढ़ा भी था। देन आ जाते हैं रॉलेट एक्ट। ना कानून, ना दलील, ना अपील। ये एक ऐसा कानून था कि आपको बिना कुछ कहे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में ये एक कमेटी बनी एंड 2 एक्ट्स पास किए गए, रॉलेट एक्ट एंड एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। किसी भी पर्सन को बिना कारण बताए, बिना अपील किए अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसको कहा गया ब्लैक लॉ, नो अपील, नो लॉयर एंड नो आर्ग्यूमेंट। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की, सत्याग्रह सभा बनाई और ऑल इंडिया हड़ताल के लिए कहा। यहाँ पर आर्य समाज के जो लीडर थे श्रद्धानंद सरस्वती, गांधी जी दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में ही पलवल रेलवे स्टेशन पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस बॉम्बे भेज दिया जाता है। अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है। 10 अप्रैल को अमृतसर में प्रोसेशन चल रहा था। 5 लोगों का जो क्राउड था उसने 5 ब्रिटिशर्स को मार दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जनरल लॉ डायर को दे दिया गया और जनरल लॉ डायर जो हैं वो बहुत बुरा काम करेंगे। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन जलियांवाला के अंदर काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी और जनरल आर डायर वहाँ पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। 379 लोगों की डेथ है, तो उनके आंकड़े दिए हुए हैं, वैसे बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, 1000 से भी ज़्यादा डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने 379 ही बताई। गवर्नमेंट एक हंटर कमेटी बनाती है और इसके अंदर 3 इंडियन मेंबर्स भी होते हैं, चिमनलाल, सितालवाद, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। गांधी जी कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये तो वाइट वॉश है। यहाँ पे कांग्रेस जो होती है वो बोलती है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तेबजी, जैकर होते हैं। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जनरल ओडायर को लॉयन कहा जाता है ब्रिटिश राज का, और उन्हें कहा जाता है कि उनको मतलब स्वॉर्ड दी जाती है ऑनर की। यहाँ पे जो पंजाब के अंदर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है वो टाइटल देती है सिंह का, और सरूपा के साथ सरूपा उनको प्रेजेंट करती है। जनरल ओडायर को मासूम करार दे दिया जाता है। 1940 के अंदर उधम सिंह जो हैं वो इंग्लैंड जाएंगे और माइकल ओडायर को वहाँ पर मारेंगे। शंकर नैयर रिज़ाइन कर देते हैं। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्या है? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई थी तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने टर्की के साथ एक पीस ट्रीटी की और वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, और जो टर्की के जो कैलिफ होते थे, खलीफा होते थे, वो भी ख़त्म कर दिए। वो उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड थे। तो इंडियन मुस्लिम्स वहाँ पर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में भी। शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1919 में ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाते हैं। गांधी जी भी इनको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं और मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय इस चीज़ को अपोज करते हैं। ठीक है, माला हम नहीं पहनाएंगे, ठीक है, खिलाफत होंगे हम, ऐसे ध्यान रखिएगा। केमाल मुस्तफ़ा पाशा रिवॉल्यूशन करते हैं टर्की में, कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया जाता है। मोहम्मद अली का न्यूज़पेपर था कॉमरेड, एक अबुल कलाम का भी था द कॉमरेड, याद हो तो, और अल हिलाल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट का कॉलेज, गवर्नमेंट के स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबको बॉयकॉट करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि इंडिया अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलो करेगी तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। बोर, जुलू, केसरे हिंद सब टाइटल ये वापस दे देते हैं। जमनालाल बजाज राय बहादुर का टाइटल भी वापस दे देते हैं। 1920 की बात है। कांग्रेस सेशन हो रहा है 1920 में। प्रेसिडेंट उस वक्त लाला लाजपत राय हैं
और अली ब्रदर्स, मोतीलाल नेहरू, ये सब इनके साथ होते हैं और प्रपोजल पास कर दिया जाता है कि ठीक है सब काम करते हैं, लेकिन एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ, चित्तरंजन दास इनके खिलाफ होते हैं। 1 दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर में सेशन हो रहा है। प्रेसिडेंट है राघवचारी और CR दास नॉन कॉपरेशन प्रपोजल रखते हैं कि हम इनका गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। 15 मेंबर वर्किंग कमेटी बनती है, लैंग्वेज बेस्ड कमेटी बनती है और कांग्रेस मेंबरशिप फ़ी जो है वो भी 25 पैसे तक कम कर दी जाती है। तिलक स्वराज फंड भी बनाया जाता है, आई थिंक जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में CR दास एंड उनकी जो वाइफ है बसंत देवी, उनको सबसे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया जाता है, जलाया जाता है लिक्विड शॉप्स पे कि हम आपका कपड़े नहीं यूज़ करेंगे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं बॉम्बे के अंदर और 5 फ़रवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है। 22 पुलिसमैन को जला दिया जाता है, पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है और गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। कांग्रेस मूवमेंट वापस ले लेती है। बरदोली में 12 फरवरी को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है। 10 मार्च को सेक्शन 124A सेडिशन के नाम पर अरेस्ट किया जाता है। 6 साल की सज़ा हो जाती है। CR दास कहते हैं कि अब हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे और लाला लाजपत राय स्कूल एंड कॉलेजेस छोड़ देते हैं। फिर 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आएगी। बिरकेनहैम चैलेंज करेंगे कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, तो बना के दिखाएंगे। 8 मेंबर कमेटी बनाएंगे, मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। क्या लिखा था नेहरू रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में अभी तक भी डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही है कि हमें तो बस, जैसे बोलते हैं ना कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बस उसी के अंदर हमें तो थोड़ी सी अपने डिसीजन लेने का हक दे दो। डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बननी चाहिए, ऑल इंडिया फेडरेशन बननी चाहिए, बर्मा को इंडिया से अलग कर दो, ये नेहरू रिपोर्ट में भी कहा था। सिंध, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इनको अलग स्टेट्स बनाओ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ख़त्म कर दो, यानी कि सीट्स रिजर्व कर दो लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स ख़त्म कर दो। प्रोविंसेस के अंदर जो डुअल गवर्नेंस है वो भी ख़त्म कर दो। इंडियंस को राइट्स दो, वोट करने के फंडामेंटल राइट्स दो। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, महाराष्ट्र, तीनों के तीनों नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके खिलाफ जिन्ना अपनी 14 पॉइंट डिमांड लेके आते हैं और ये जो 14 पॉइंट डिमांड थी वो स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे रही थी एज़ कम्पेयर टू सेंटर। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इनके मेंबर थे, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ बोलेंगे। अब गांधी जी यहाँ पे जनवरी के अंदर अपनी 11 डिमांड रखेंगे। देखिए क्या कहते हैं, रुपये का डिवैल्यूएशन करो, क्योंकि रुपये का डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। लैंड रिवेन्यू कम करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है। हाई पेड गवर्नमेंट जॉब्स कम करिए, सॉल्ट टैक्स कम करिए, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ फॉरेन गुड्स पे, कोस्टल नेविगेशन एक्ट पास करो, अल्कोहल का प्रोहिबिशन लगाओ, मतलब अल्कोहल ना यूज़ हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को डिसबैंड करो, इंडियंस को वेपन्स अलाउ करो सेल्फ डिफेंस के लिए। इरविन एक भी डिमांड नहीं मानता और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होगी। 78 लोगों के साथ दांडी की तरफ जाएंगे। जर्नलिस्ट वेब मिलर ने भी पार्टिसिपेट किया था। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे, साल्ट लो वहाँ पे ब्रेक कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस पेरिस, रोम जाते हैं, लंदन की तरफ जाते हैं और फेक मॉरल्स जर्नलिस्ट गांधी जी की लंदन जर्नी को एक्सप्लेन भी करते हैं। मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू पर्सनली जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी वापस आते हैं तो दोबारा से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर फाइनली 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म होगी। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल विलिंगटन हैं वो बैन भी लगा देंगे बाद में कांग्रेस के ऊपर। कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था 16 अगस्त 1932 में, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे दलित के लिए, यानी कि हर कास्ट अपने लिए वोट करे। पूना पैक्ट होता है बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में। यहाँ पे कम्युनल अवार्ड जो है वो दे दिया जाता है और हंगर स्ट्राइक करते हैं फिर गांधी जी। फाइनली एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में एंड जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो नहीं मिलते। रविन्द्रनाथ टैगोर थैंक करते हैं और इसके बाद गांधी जी जो हैं वो अनटचेबिलिटी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें इसे जड़ से मिटाना है। एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं हरिजन के नाम से और एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी अपोजिशन लीग का भी स्थापना करते हैं।
फिर चलती है दिल्ली चलो मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे दो ग्रुप्स थे, कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। फाइनली लेफ्ट विंग का व्यू ये था कि ब्रिटिशर और डिक्टेटर्स अपने एम्पायर के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें फ़ायदा लेना चाहिए और हमें ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि ब्रिटेन की पावर को कम किए बिना, इंडिया में बिना डिसऑर्डर क्रिएट करे हम इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करें, जिसमें ये तीन लोगों के नाम विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त के नाम सामने आते हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। इंडिया उसे भी रिजेक्ट कर देता है अगस्त प्रपोजल 1940 को। इंडिविजुअल सत्याग्रह अभी भी चल रहे हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है चियांग के शेक, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट और चर्चिल, ये बोलते हैं कि इंडिया में हम काम करेंगे अच्छा, और क्रिप्स मिशन जो है उसको लेके आते हैं। क्रिप्स मिशन में क्या था? क्रिप्स मिशन में था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। लोअर हाउस के जो मेंबर्स होंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे चूज किए जाएंगे। हर प्रोविंस का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस तो 1930 में ही मना कर दिया था, लेकिन अभी भी ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। सेपरेट एग्रीमेंट बनेगा माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद। तो गांधी जी इसको कहते हैं तो पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि एक ऐसा चेक है जो कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होगी, वर्धा के अंदर शुरू होगी, मीटिंग होगी और वहाँ से शुरू हो जाएगा। 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होगा। गांधी जी नारा देंगे करो और मरो। 9 अगस्त को 0R गांधी जी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी जी को आगा खान पैलेस में पुणे के अंदर रखा जाएगा और बाकी कांग्रेस लीडर्स को अहमदनगर फोर्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ और लीडर्स भी थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता। ये रेडियो स्टेशंस भी चला रहे थे और डेली एड्रेस भी करते थे। अरुणा सफली, मीनू मसानी। लोग गलियों में आ गए, रेलवे लाइंस, टेलीफोन वायर्स कट कर दिए गए। क्विट इंडिया मूवमेंट एक वॉयलेंट फॉर्म उसने ले लिया और गांधी जी को ब्लेम किया जाने लगा ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इनके वजह से दंगे हो रहे हैं। गांधी जी 22 दिन के हंगर स्ट्राइक पर चले गए। पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चल रही थी, जैसे कि बलिया में चिट पांडे द्वारा, सतारा में नानाजी पाटेल के द्वारा, वीबी चौहान के द्वारा और बिहार में तमलुक के द्वारा। इनको नेशनल आर्मी भी ये बनी थी। देन कैबिनेट मिशन 1946 में 3 लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। पैथिक लॉरेंस, ये स्पेलिंग गलत है, पैथिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस है ना, आई थिंक पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक फिर लॉरेंस, एलेक्जेंडर एंड क्रिप्स, ये 3 लोग आते हैं। और क्या था? फेडरलिस्ट सिस्टम लागू होगा। रीजनल डिस्प्यूट्स में दोनों की बातें अलग अलग रखी जाएंगी। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा इंडिया। सेपरेट ग्रुप होगा। हर प्रोविंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो थे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ज्वाइन कर नहीं सकते कॉरिडोर से, रिसोर्सेज का डिवीजन अनसाइंटिफिक था, नेटिव स्टेट्स की प्रॉब्लम थी। फाइनली एटली 20 Feb 1947 में डिक्लेयर करेंगे कि इंडिया को जून 1948 तक फ्री कर दिया जाएगा और वेवल की जगह गवर्नर जनरल जो होंगे वो माउंटबेटन होंगे। प्लान बैल्कन, ये माउंटबेटन लेकर आए और इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इंडिया और पाक को 2 डोमिनियन स्टेट्स बना दिया। प्रोविंशियल असेंबलीज बंगाल की पार्टीशंस की, उनको भी कंसीडर किया गया। प्लेबिसाइट यानी कि वोट लिया गया लोगों से आसाम के सेलहेट रीजन के अंदर। बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ के द्वारा, और रेडक्लिफ ऐसे ऐसे रेड लाइन ड्रॉ करके मैप बना के चले जाएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जो कि 4 जुलाई को रखा गया। ब्रिटिशर्स ने 18 जुलाई को माना। इंडिया और पाकिस्तान 2 स्टेट्स बन गए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा गवर्न किया जाएगा। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। केसरे हिंद टाइटल रिमूव कर दिया गया। इंग्लिश ट्रीटीज विद नेटिव स्टेट्स अबॉलिश कर दिए गए। सो फाइनली मैंने आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो पढ़ा दिया है। पूरी इंडियन जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आप